चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। आज के इस इंपॉर्टेंट महातांडव सेशन में एक स्पेशल अनाउंसमेंट गिवे आपको मैं देने जा रहा हूं, जो हमारे लगभग 2000 सब्सक्राइबर अचीव होने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या रखा है कि बीच बीच में आपको कुछ पेटीएम के कूपन है 10, 20, 50, 100, 500 के। आपको सेशन को एंड तक देखना है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और जो भी वहां पे आपको कूपन कोड मिलेगा उसको अपने पेटीएम में रिडीम करके अपना वैलेट में पैसा ले लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि आपके सेशन के एंड में और मिडिल वे में ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो हर बार नीट में वो क्वेश्चन दोहराता है। तो आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है fill in the blanks. Chemistry deals with the chemistry of the elements other than carbon of their compound. यानी केमिस्ट्री का वह कौन सा ब्रांच है, केमिस्ट्री का वह कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कंपाउंड का स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग कार्बन का स्टडी करेंगे डेट मीन्स ऑर्गेनिक होगा, और जब हम लोग कार्बन का छोड़ के किसी और एलिमेंट और कंपाउंड का स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। ये वीडियो क्लास 11th, क्लास 12th और जितने भी कॉम्पिटिटिव आईआईटी नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनऑर्गेनिक। हम लोग सारे क्वेश्चन का चीरफाड़ भी करेंगे। ठीक है, हमने इस चीज को क्या बताया आपको? सबसे पहला चीज कि कार्बन और उसके कंपाउंड का आप लोग स्टडी करेंगे तो वो ऑर्गेनिक होगा। कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कंपाउंड का हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार आप लोग आंसर अपना देते रहेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है? सेकंड है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस। देखो भाई, केमिस्ट्री का बेसिकली 4 ब्रांच है। पहला तो बोलते हैं फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक, चौथा आइडेंटिकल। एनालिटिकल, बेसिकली हम लोग उसको एनालिटिकल बोलते हैं। फिजिकल में मैटर का कॉम्पोजिशन, वेरियस लॉ, डिपेंड ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन और उसका कंपाउंड का स्टडी, और उसको छोड़ के जितना भी एलिमेंट ये सब का स्टडी होता है ना, वो सब हम लोग किस में करेंगे? तो वो सारे करते हैं इनऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे क्लियर कट आपके क्वेश्चन में बोल दिया है, यहाँ पे क्लियर कट आपके क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के बारे में स्टडी हम लोग किस में करते हैं? एनालिटिकल। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में स्टडी करते हैं। The branch of chemistry that we deals we study about analytical, and that means we give the study about क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में आप उसके क्वालिटी और उसके क्वांटिटी के आधार पर जब स्टडी करोगे तो उसको बोलोगे क्या? एनालिटिकल। यानी एनालिटिकल में 2 चीज होता है, पहला होता है क्वांटिटी और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? क्वालिटी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जल्दी सब लोग आंसर दे दो, क्या होगा? ऑप्शन सी होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए अपने थर्ड क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके चुनिंदा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, और सेशन के एंड में आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं जो आपके आईआईटी नीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 11, 12 में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डैश पिगमेंट एक्ट एज ए फोटोसिंथेसाइजर इन प्लांट। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। पिगमेंट एक्ट एज ए फोटोसिंथेसाइजर इन प्लांट, यानी फोटोसिंथेसाइजर इन प्लांट में कौन सा पिगमेंट यूज होता है? एक सिंपल सा चीज बताइए, फोटोसिंथेसाइजर का मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रीन प्लांट में। और ग्रीन प्लांट में कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट मींस कलर। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट का मतलब क्या होता है? अगर
अगर ये फोटो बोलेंगे तो फोटोसिंथेसाइजर होता है ग्रीन प्लांट में, और ग्रीन प्लांट में आपका कौन सा पिगमेंट होता है, तो पिगमेंट जहां पे बात करेगा तो पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में कलर कौन सा होगा, तो आंसर होगा आपका बी क्लोरोफिल। आंसर क्या होगा, बी क्लोरोफिल, क्योंकि ज़ैंथ्रोफिल जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ज़ैंथ्रोफिल येलो पिगमेंट के लिए होता है, और कैरोटीन किसके लिए होता है, तो कैरोटीन रेड और ऑरेंज पिगमेंट के लिए होता है। एटीपी तो आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो जितना भी, हाँ एक चीज और, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसका येलो पिगमेंट है तो उसमें ज़ैंथ्रोफाइल है, किसी का रेड और ऑरेंज पिगमेंट है तो उसमें कैरोटीन है, और क्लोरोफिल का मतलब तो सबको पता है ग्रीन पिगमेंट, एटीपी का मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इससे आप 3-4 और क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश कैन नॉट बी कैरिड आउट इन ए लैब, मतलब इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन होगा जिसको हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली देखो, ऑक्सीडेशन लैब में होगा, रिडक्शन लैब में होगा, हाइड्रेशन लैब में होगा, वाटर का फॉर्मेशन, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है वो लैब में कहां से होगा, ये जो फोटोसिंथेसिस है वो लैब में पॉसिबल कहां से होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रकार का नेचुरल फेनोमेनन है जो ग्रीन प्लांट में होता है, और ग्रीन प्लांट जो सर्वाइव करता है वो कहां पे करता है, वो नेचर में। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी एक बहुत बढ़िया जानदार क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी, देखिए आपको क्वेश्चन में लगातार ट्रिक एंड टेक्निक बताया जाएगा कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा जानदार चीज होता है ना कि आपको बहुत कम समय वो नंबर भी गेट अप करता है, इसलिए सारे कॉम्पिटिटिव में आज के समय में एमसीक्यू को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सोलर एनर्जी, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, यानी सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी यानी सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। तो जब सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डैनियल सेल, नहीं बोलेंगे लिथियम आयन, नहीं बोलेंगे निकेल कैडमियम, नहीं बोलेंगे फोटोवोल्टाइक बोलेंगे। नाम ही से स्पष्ट है, सोलर का मतलब फोटो का मतलब लाइट, वोल्टाइक का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज किसमें होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है भाई, चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स तो पता है जिसको हिंदी में हम लोग संगणक बोलते हैं, और जिसके फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इन कंप्यूटर्स डैश चिप्स आर यूज्ड एज माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी कंप्यूटर्स में जो माइक्रो प्रोसेसर में चिप्स का प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली केमिस्ट्री में किस एलिमेंट के द्वारा बना होता है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दो। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अगर आंसर कोई बोलेगा तो वो क्या होगा, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का ही चिप बना होता है जिसका यूज हम लोग मोबाइल में मेमोरी के रूप में करते हैं या फिर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में करते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का हम लोग के पास कलेक्शन आया आज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर आपको पता है ना, मिक्सचर का मतलब जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस को मिलाते हैं टू फॉर्म ए मिक्सचर व्हेन 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। जब हम लोग 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस को मिलाएंगे किसी भी प्रोपोर्शन में उसको कहेंगे मिक्सचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं सुनील मिक्सचर। अब सुनील मिक्सचर में ये थोड़ी पता है कि पापड़ी कितना डालना है, बादाम कितना डालना है, सेव कितना डालना है, लेकिन सब चीज तो मिल रहा है ना, उसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, उसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। दैट मीन्स दिस इज डिनोटेड एज सेड टू बी मिक्सचर, यानी मिक्सचर हम लोग उसको कहेंगे कि जहां पे 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस मिलता है, जहां पे 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस मिलता है, लेकिन उसका अमाउंट क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये फिक्स नहीं है। इस फेनोमेनन को, इस कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा मिक्सचर आपका नहीं है, तो गैसोलाइन तो मिक्सचर है, ठीक है, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट ये भी मिक्सचर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ये भी बहुत सारे
कंपाउंड एलिमेंट सबस्टेंस के मिलने से बना है। लेकिन ये जो भाई डिस्टिल्ड वाटर है ना, ये कह रहा है कि हम प्योर है भाई, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हम प्योर है, तो ये कभी भी आपका मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है ना ये आपका मिक्सचर नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्योर फॉर्म में पाया जाता है। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ 2 or more phases are present in a mixture then it is called dash type of mixture। देखिए कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा चीजों को समझिए, देखिए हम लोग क्वेश्चन को कितना इजी वे में करते हैं। बोल रहा है कि जब 2 या 2 फेज प्रेजेंट रहेगा मिक्सचर में तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, आप बताना। जैसे पानी है, पानी में हम लोग ग्लूकोज को डालें, नमक को डाले, चीनी को डाले, उधर से कोई दारू लाया, शराब लाया, वाइन लाया, उसको भी डाल दिए, तो सारा घुल घुल के क्या बना, लिक्विड ही बना ना। तो बहुत सारा सबस्टेंस मिला, लेकिन फेज कितना बना, एक ही फेज बना। फेज कितना बना, एक ही फेज बना, तो वो हो गया होमोजीनियस। मतलब कितना भी चीज रहे लेकिन सब चीज मिल के एक ही फेज में बन रहा है। चीनी था, पानी था, ग्लूकोज था, नींबू था, वेरियस टाइप ऑफ वाइन्स था, वाटर था, लेकिन सब घुल के 7 सबस्टेंस था, लेकिन सब घुल के एक ही फेज बनाया, तो ये हो गया होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे फेज 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे लकड़ी ले लो, बालू ले लो, सीमेंट ले लो, छड़ ले लो, तो इसको कितना भी मिलाओगे तो ये सबका अलग अलग फेज दिखाई देगा। तो आप बताइए वह कौन सा मिक्सचर है जिसमें फेज 2 या 2 से ज्यादा होता है। तो बहुत सिंपल सा जवाब है भाई मेरे, हेट्रोजीनियस। क्योंकि होमोजीनियस में तो कितना भी चीज लो सब घुल के एक एक बन जाएगा, ठीक है ना, कितना भी चीज लो सब घुल के एक एक बन जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे समझ जाओ, अब जैसे लड़का को मान लो बिस्किट, लड़की को मान लो चाय। अब जब लड़का लड़की में डूबेगा, यानी जब लड़का बिस्किट चाय में डूबेगा, तो क्या संभावना है कि जस्ट वो उसी के तरफ बाहर निकल जाएगा। वो जैसे उसमें जाएगा तो पूरा घुल जाएगा ना। तो जैसे वो पूरा घुल गया तो चाय एक था, बिस्किट एक था, लेकिन दोनों मिलके एक ही कॉम्पोजिशन बना, वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये हो गया होमोजीनियस। लेकिन जहाँ पे अलग अलग चीजें रहेंगी जो कभी घुल नहीं पाएंगी, डैट मीन्स हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में कभी भी फेज जो होता है वो 2 या 2 से अधिक होता है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर आप अगर देख लोगे तो अपने लिहाजे से क्या होने जा रहा है, तो ये आपके लिहाजे से होने जा रहा है हेट्रोजीनियस। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हेट्रोजीनियस, ठीक है। वो हेट्रोलोगस है, तो हेट्रोलोगस नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान देना है। अभी नहीं कि हेट्रो दिख गया तो आप लोग को बहुत जल्दी रहती है, मार दोगे कुछ भी, ध्यान देनी रहती है थोड़ी चीजें, ठीक है। तो इसका होगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में 2 या 2 से ज्यादा फेजेज होती है, ठीक है। चलो भाई आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, सभी लोग कॉमेंट में आंसर दो। द फिनोल वाटर सिस्टम इज ए, फिनोल वाटर, फिनोल तो आपको पता है बेंजीन में OH ऐड हो जाना। तो जब फिनोल वाटर के द्वारा जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, तो फिनोल और वाटर के द्वारा जो सिस्टम बनेगा वो एक घुला हुआ बनेगा, घुला हुआ का डेट मीन्स होमोजीनियस। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द फ्लोजिस्टोन थ्योरी वाज सजेस्टेड फॉर रिएक्शन, ठीक है। यानी ये जो फ्लोजिस्टोन थ्योरी था वो किस रिएक्शन के लिए था। तो देखिए फ्लोजिस्टोन थ्योरी में बेसिकली ये बताया गया था, एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, ये पूरा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लोजिस्टोन थ्योरी में बेसिकली ये बताया गया था कि जो भी कंबशन और जो भी रस्टिंग होता है उसका रिजल्ट कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको याद रखना कि इस थ्योरी में ये बताया गया था कि कॉम्बिनेशन प्लस रस्टिंग ये आपका रिजल्ट देता है किसका, ऑक्सीडेशन का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ एक ट्रिक टेक्निक का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और एंड तक आप सेशन में बने रहना, क्योंकि उसमें आपको लास्ट प्रीवियस ईयर का नीट बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग वहां पे देखेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि फ्लोजिस्टोन थ्योरी में ये बताया गया था कि कंबशन और रस्टिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है,
substance that cannot be decomposition into two or more different substance by chemical process or called। कोई भी एक सबस्टांस है तो ये दो या दो से अधिक भाग में नहीं टूटेगा, उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल है। एटमाइन में टूट जाएगा, कंपाउंड भी टूट जाएगा, एलॉय भी टूट जाएगा, लेकिन एलिमेंट बेचारा खुद सिंगल है। ठीक है, ये खुद सिंगल है, ये बेचारा खुद इसको प्यार होता है, खुद टूट गया, अब ये क्या टूटेगा? तो अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया था ना। चलिए, क्वेश्चन जो था हम लोग का 11 ये था ना। तो कौन सा चीज आपका टूटेगा नहीं? तो एलिमेंट यानी एटम जो है वो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि एटम से छोटा पार्ट क्या होगा? अब सोडियम को तोड़ के आप क्या लोगे? अल्युमिनियम थोड़ी लोगे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, एलिमेंट होगा। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे क्या बोलता है? द arbitrarily decided and universally accepted standard are called। इसका मतलब होता है मनमानी ढंग से डिसाइड किया गया और यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया किसको? फंडामेंटल्स को, मेजर्स को, यूनिट को और सिंबल्स को। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया सिर्फ और सिर्फ यूनिट को। आप ये याद रखना, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया किस स्टैंडर्ड को? यूनिट के स्टैंडर्ड को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फंडामेंटल एसआई यूनिट, यानी टोटल फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने होते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो टोटल फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन होते हैं? तो सबको पता है, पहला होता है लेंथ, दूसरा क्या होता है? मास, तीसरा क्या होता है? टाइम, चौथा क्या होता है? टेम्परेचर, पांचवा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करेंट, छठा क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, और एक और आपका बच गया, वो क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। यानी ये टोटल आपका क्या है? ये टोटल आपका फंडामेंटल यूनिट है। इसको आप जल्दी से उतारो। ठीक है, यानी टोटल फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने होते हैं? तो टोटल फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने होते हैं? 7। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 13 की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 हो गया, 14 की ओर आते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसका बताइए क्या होगा? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो सबको पता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन एसआई यूनिट का बात किया है तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी का एसआई यूनिट पूछा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग सिंपली बोलेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई मेरे? डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखो ऑप्शन कहीं दिख रहा है? मीटर पर सेकंड दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन डी दिख रहा है। चलो सभी लोग टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द सम ऑफ द मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। ये लॉ किसको गवर्न कर रहा है? तो हमने पढ़ाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? द लॉ विच डील्स द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस, यानी वैसा लॉ जो सबस्टांस को कंपोजिट करता है या तो मास के हेल्प से या तो वॉल्यूम के हेल्प से। तो द लॉ विच डील्स द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस बाय द हेल्प ऑफ मास और वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। और केमिकल कॉम्बिनेशन के टोटल 5 लॉ हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके पूरे सेशन को कंप्लीट करो, उसमें पूरा चीज बताया गया है। जिसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और पांचवा है लॉ ऑफ गैसियस कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये जो बात बताया गया है वो बताया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का।
ये जो बात बताया गया है वो किसका बताया गया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ही बताया गया है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल रहेगा तभी तो वो कंजर्व होगा। कंजर्व कब होता है? जब एक गेन कर रहा है दूसरा भी गेन कर रहा है, तो ये कंजर्व थोड़ी है, ये तो गेन हो गया। एक लॉस कर रहा है दूसरा भी लॉस कर रहा है, ये भी कंजर्व नहीं है। एक गेन कर रहा है, एक गेन कर रहा है दूसरा लॉस कर रहा है, दैट मींस कंजर्व, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, या फिर ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आज आपके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट टास्क ये रहेगा कि टोटल आपको देखना है कि आज पूरे इस चैप्टर में, इस महातांडव सेशन में आप कितना करेक्ट एमसीक्यू को कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज टू होल्ड ट्रू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रोसेस को सही साबित करना है और इस रिएक्शन को इसके थ्रू सॉल्व करके देखना है। आइए करते हैं मिलके हम लोग। BaCl2 है और रिएक्शन में क्या है? BaCl2 रिएक्ट विथ H2SO4, रिएक्ट विथ H2SO4। तो ये क्या बनाएगा? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। बताइए लड़का के साथ शादी होगा, अगर होगा तो वो नया कानून बन जाएगा। तो यहाँ पे लड़का भागेगा किसको लेके? लड़की को लेके, यानी Ba रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड बना देगा BaSO4 प्लस हाई H और Cl के साथ कंपाउंड बना देगा HCl। ठीक है, ये प्लस इस माइनस के साथ, ये प्लस इस माइनस के साथ, मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों लेके भाग रहा है एक दूसरे को। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा? BaCl2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20.8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्ट विथ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, ये कितना दे रहा है? 9.8 ग्राम। ठीक है, इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जोड़ दो और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को निकाल लो। तो ये दिया हुआ है 7.3 ग्राम ऑफ HCl और BaSO4 का पूछा तो इसको X बोलो। अब दोनों को जोड़ोगे तो 8 कितना हो गया? 16 का 6 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 9 1 10 और 20 1 3। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? X प्लस 7.3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब X का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे देख लो, X का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 30.6 माइनस 7.3 तो कितना हो जाएगा? 23.3 आ रहा है आपका ऑप्शन। क्या ऑप्शन आपका आ रहा है? एकदम आ रहा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, यानी 23.3। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्वेश्चन आपका बनता हुआ दिखाई देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बोले हैं, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स बट इट ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बताइए कि प्योर वाटर कहीं से भी प्राप्त हो, प्योर वाटर आपको किसी भी सोर्स से प्राप्त हो, लेकिन प्योर वाटर में रहेगा क्या भाई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होगा। वही बोल रहा है कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स, यानी प्योर वाटर आपको ऑब्टेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है बहुत सारे अलग अलग सोर्स से, बट इट ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये हमेशा कंटेन करेगा किसको? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, कंबाइंड विथ फिक्स रेशियो बाई 1:8 बाई वेट यानी मास। तो ये किसको फॉलो करता है? तो ये आपको फॉलो करता है, इसका सबसे बेस्ट आंसर है, ये किसको फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। याद रखना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन टू ए फॉर्म कंपाउंड and the compound which are made up of fixed ratio by mass, but it does not depend upon the method of preparation or source from where does it taken। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलता है तो कंपाउंड बनता है, और जो कंपाउंड बनता है उसका मास रेशियो के अनुसार फिक्स है। लेकिन हमको इसमें यह नहीं जानना है कि उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है या फिर उसका सोर्स क्या है कि वो कहां से आया है। तो इस प्रकार के लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये सारा सेशन करा दिया गया, आप लोग एक बार सेशन को पूरा कंप्लीट कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आप लोग बस चेकआउट करो कि आपसे कितना क्वेश्चन आज बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 2 कंटेनर्स of the same size are filled separately with H2 gas and CO2 gas. Both the container under the same temperature and pressure will contain the same।
ठीक है, मतलब दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का शेप साइज दोनों सेम है, दोनों को अलग अलग, एक में H2 गैस है, एक में CO2 गैस, यानी दोनों में गैस को फिल्ड किया गया है, दोनों को सेम टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत रखा गया है, तो उसके पास क्या होगा, यानी उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ, ये सारा लॉ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। एक मिनट, चलिए एक मिनट आप रुक जाइए। तो यहां तक आप लोग का क्वेश्चन क्लियर था ना। अब हम लोग उससे आगे देखते हैं कुछ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का लगभग 70 तक कंप्लीट था ना। 15 हुआ था, 16 हुआ था, 17 हो गया था, 18 हो गया था, लास्ट डेफिनेट प्रोपोर्शन आंसर था, 19 था। तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आप लोग पढ़िएगा एवोगाड्रो लॉ में, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 क्या बोल रहा है, इन SO2 एंड SO3 the ratio of the masses of oxygen that contain combined with a fixed mass of sulfur is 2:3। this is an example of law। इतना ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। जब एक मास को फिक्स करके दूसरे मास के साथ उसका रेशियो निकाल रहा है सिंपल होल नंबर के फॉर्म में, ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भाई, सिंपल सा इसका आंसर। उतना दिमाग नहीं लगाना, जब दिमाग आप लगाओगे तो फिर मेरे ट्रिक का क्या होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा चीज यही है कि जब एक मास को फिक्स करके दूसरे मास के रेशियो के साथ, दूसरे मास के साथ उसका सिंपल फॉर्म में रेशियो निकाला जाता है तो वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेज एंड द प्रोडक्ट 1:2:1। यहाँ पे कितना है, 2। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2, तो 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इसका हो जाएगा 2:1:2। इसका कहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 1, इसका 2, इसका 2, तो 1:2:2। अच्छा इसका कितना 1:1:2, इसका कितना 1:3:2। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा, रिएक्टिंग वॉल्यूम का मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है या मोल होता है जो पहले लगा होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के। तो इसका 1:2:2 था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं कहाँ की ओर, 22 की ओर, ठीक है। एकदम लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सोच समझ के लिया गया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। बताइए, इसका मैं बहुत आपको तगड़ा सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आप पहले सोच के बताइए। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, ठीक है। हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर जब आप हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H2 है, तो H के पहले यहाँ पे 2 लगाओ तो O यहाँ पे 2 हो गया, O कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ पे O के पहले 2 लगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके STP पे कंबशन के कितना इसका वॉल्यूम था, 0.25। तो आपसे ये ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का कितना है पहले वॉल्यूम, 2 है, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 1 5, 0.5 इसका आंसर। उतना लंबा काम ही नहीं करना है। तरीका क्या बताएं, ट्रिक क्या बताएं, आप बस इसको देखो। हमने ट्रिक ये बताया कि आपके पास जो रिएक्शन है पहले उस रिएक्शन को लिख दो। हमने रिएक्शन को लिख दिया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहा है, हम क्या बताए थे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो आगे नंबर रहता है ना, जिसको हम लोग बैलेंस करते हैं, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। तो जो ये नंबर था वो कितना है, 2 था, और पूरे क्वेश्चन का कंबशन का कितना दिया हुआ है, 0.25, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आपका रिमेनिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, ग्रीक दार्शनिक जो थे, सजेस्ट दैट द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल 8
टोमियो, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? तो ये सबसे पहले डाल्टन थ्योरी को एज्यूम करके डेमोक्रिटस के द्वारा इस चीज का सुझाव दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ऑप्शन डी होने जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डेट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। सिंपल सा चीज है, दो बात बताएंगे जो आपके लिए कभी नहीं भूलना होगा और ये दो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में, मॉलिक्यूल का खोज एवोगैड्रो के द्वारा 1811 में। एलिमेंट के छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं, कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भाई मेरे कंपाउंड का जिक्र कर ही दिया है तो फिर किसका चिंता कर रहे हो? ठीक है, तो कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑप्शन भी टिक कर दो, मॉलिक्यूल इसका राइट आंसर होने जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग आप लोग कमेंट देंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ है, सच्ची सच्ची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एटम हैज ए मास इन द ऑर्डर। एटम का मास, ये दो क्वेश्चन, एटम का मास और एटम का रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटम का मास का ऑर्डर क्या है? तो इसका आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन दीजिए। हालांकि इसका सही आंसर होगा 10 का पावर -26 किलोग्राम। ग्राम मत देख लेना, ठीक है ना। एटम का जो मास का ऑर्डर है वो कितना है? 10 का पावर -26 किलोग्राम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। एटम बोले ना कि जहां पे आपका मास देगा वहां पे रेडियस का भी क्वेश्चन आगे पीछे देगा, इसलिए सारा एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। एटम हैज ए रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एटम का रेडियस कितना होता है? तो इसका रेडियस जो होता है ना, इसका जो रेडियस है वो 15 के करीब, हाँ दिया हुआ है, 10 का पावर -15 मीटर, ठीक है। एटम का जो रेडियस होता है वो 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, fill in the blanks is an aggregate of 2 or more atom in a definite composition। दो एटम और डिफरेंट कॉम्पोजिशन में अगर मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे सिंपली अगर दो एटम है, अगर Na है और Cl है, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर जो केमिकल बॉन्डिंग फोर्स लगेगा तो ये क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ही ना बनेगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या बोलोगे? इसका राइट आंसर बोलोगे ऑप्शन बी, मॉलिक्यूल होने जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ए फिक्स नंबर ऑफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, लाजवाब शानदार क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी आप लोग इसका ऑप्शन दीजिए, ठीक है। चैट कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी सब लोग आंसर दीजिए। एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स नंबर ऑफ क्या होगा? यानी किसी भी एलिमेंट में जो प्रत्येक एटम होता है, कोई भी एलिमेंट का जो प्रत्येक एटम होता है उसका क्या फिक्स्ड होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन तो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो फिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है। सबसे ज्यादा फिक्सेबल का बात करेंगे तो वो क्या होगा? प्रोटॉन होता है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU इज रिप्लेस्ड बाई। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट और इसको रिप्लेस्ड करके लिया गया है U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30, मोल इज द SI यूनिट ऑफ। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि ये सारा अब आपका कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मोल इज द SI यूनिट ऑफ। मोल किसका SI यूनिट होता है? यानी एक मोल का मतलब तो छुछुंदर होता है, तो वो मोल के बारे में हमको बात नहीं करना है। मोल का मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। यानी किसी भी सबस्टेंस का जब हम लोग मेजर करते हैं केमिस्ट्री में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो यहाँ पे मोल का SI यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या होगा? इसका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका कितना सही होता है। सब लोग लास्ट में अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू एक एटॉमिक मास। देखो सबसे पहले एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो था वो कार्बन के आइसोटॉप्स 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से लिया गया था कि उससे कोई भी एटम कितना भारी है तो उसके द्वारा उसके मास को निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ सी कार्बन, यानी कार्बन का ये आइसोटॉप्स है, इसके बराबर होता है एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। सिंपल सा चीज बस देखेंगे बोल दो। एटॉमिक मास का जहां पे सम होगा वहां पे क्या निकलता है? मॉलिक्यूलर मास। बाकी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, पढ़ भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। डैश इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम एज गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सबस्टेंस। जैसे NaCl अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर हमारा NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसमें एटम कौन कौन है? Na है और कौन है? Cl है। इसका एटॉमिक मास जोड़ो तो Na का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो 35 और 23 लगभग समथिंग 58.5 आता है इसका मॉलिक्यूलर मास। इस पे एक और आपको मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे CaCO3 तो इसमें एटम कौन कौन है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40 हो जाएगा। कार्बन का 6, एटॉमिक मास 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, 63 48। तीनों को जोड़ोगे तो 48 12 60 40 100 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सम ऑफ एटॉमिक मास। तो जब हम लोग एटॉमिक मास को सम करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो वो क्या बनता है? आपका मॉलिक्यूलर मास बनता है, यानी ऑप्शन ए होगा आपका किसका? 32 का। आइए 33 क्वेश्चन बोल रहा है Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है किसके? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है किसके? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई मेरे? डी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34। 1 डैश इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम। 1 मोल, जैसे आप इतना समझने के लिए तैयार हो कि 1 दर्जन अंडा मतलब 12 अंडा, 1 दर्जन केला का मतलब 12 केला, 1 दर्जन सेव का मतलब 12 सेव, 1 दर्जन लड़का का मतलब 12 लड़का। उसी प्रकार से अगर 1 मोल बोल दिए तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर बोले 1 मोल लड़की तो कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 लड़की। मोल जो है थोड़ा सा बिगर यूनिट है, इसका जो पार्ट होता है वो छोटा यूनिट होता है। जैसे हम बोले कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, तो मोल बोले तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, एलिमेंट बोले तो छोटा पार्ट एटम, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम मॉलिक्यूल आयन ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा 1 मोल के, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटोन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हम लोग। फिर ये चेंज हो गया, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहां तक था? 35 था ना। चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग आते हैं। यहां तक तो आप लोग का सभी लोग का क्लियर था ना। चलिए आप लोग अपना इसमें चेक करते रहिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। ये सारा हम लोग का क्वेश्चन हो गया था, एटॉमिक मास वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था, चलिए ये भी हो गया था। और इसका आंसर हम क्या बताए थे आपको? ऑप्शन सी आप लोग को टिक करने के लिए, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मोल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35। एवोगैड्रो नंबर इज, एवोगैड्रो नंबर तो आपको बता दिए। एवोगैड्रो नंबर का मतलब सिंपली 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटम इन ए ग्राम, 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ए नंबर ऑफ मिलीमीटर्स, ये नहीं होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, ये तो ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन ए को आप ज्यादातर चांसेस है कि टिक कर लो, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ आपको यही बताते, देखो एक तो सिंपल सा चीज समझ लो, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को तो हम लोग स्टडी नहीं किए हैं, इस चैप्टर में है ही नहीं, तो इसका बात ही नहीं करेंगे, हटाओ इसको। एवोगैड्रो और गिल लुसाक लॉ का बात किए हैं। तो एवोगैड्रो लॉ में ही यही बताया गया था कि इक्वल वॉल्यूम पे आपका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो इस क्वेश्चन का टेम्परेचर और ये आपका कांस्टेंट था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका आप सी टिक कर लोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन 37। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ किसके बराबर है? तो ये आप लोग बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दोगे, ठीक है, बहुत इजी है ये। 38 द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड।
ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम, ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पे बात किया ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं किसका, 39। एवोगैड्रो लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन, एवोगैड्रो लॉ किसके बारे में बताया था, तो ये बेसिकली बताया था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द नंबर ऑफ एटम, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग CH4 लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख रहे हैं CH4, तो इसमें टोटल कितना एटम है, तो एक एटम कार्बन का और 4 एटम किसका है, 4 एटम आपका है हाइड्रोजन का, चा। ठीक है, तो ये इसका टोटल एटम कितना हो गया, 5, तो इसका एटमोसिटी कितना हो गया, 5, यानी द टोटल नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एटमोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एटमोसिटी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं 41। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1, वही होगा कितना, 6.02 × 10 के पावर 23। ये सारा मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन का मतलब ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे 4 पे बताए थे। मोल कॉन्सेप्ट का आपका वीडियो देखना, वो जादुई ट्रिक उसमें बताया, उसमें बहुत आपको इजी से सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक दे दिया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का, या आप चैनल से भी सर्च आउट करके देख सकते हो। बताया गया था आपको 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 6.022 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूल, ठीक है, 6.022 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल के बराबर होगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 43, 1 मोल ऑफ H2O कॉरस्पॉन्ड्स टू, इसका भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कंप्लीट हुआ आज का हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट सेशन। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।